अब आप देख लीजिए कि धमकी भरा खत दे रहे हैं, जनता को धमकी दे रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दिया उनको चिन्हित किया जाएगा और जेसीबी बुलडोजर मंगा ली गई है। कि पहले हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की गई, वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। मंदिर और मस्जिद करने की गई, जो आपने मथुरा और काशी के अंदर देखा, वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा हिजाब को लाया गया, वो कामयाब नहीं हो पाया। इस देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे मुस्लिमों को परेशान किया जाता है, कभी इस देश के अंदर ब्राह्मणों को मर्डर किया जाता है, कभी दलितों की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, कभी जाट भाइयों के ऊपर डंडे और लाठी मारे जाते हैं। विजय माल्या के टाइम पे भी चौकीदार सोता रहा, ठीक है ना। उसके बाद में नीरव मोदी के टाइम पे भी चौकीदार सोता रहा, मेहुल चौकसी के टाइम पे भी चौकीदार सोता रहा। कम से कम अब तो जाग जाता चौकीदार। वो भाजपा के एक विधायक टी राजा सिंह का आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर दिया जाएगा और बाद में उनसे उनका हिसाब मांगा जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जेसीबी मशीन जो है मंगवा ली है। इसके ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, प्रतिक्रिया इसमें कुछ नहीं देनी है। मैं आपको बता दूं, एक अध्यापक होता है तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाना सिखाता है, एक चोर होता है वो चोरी करना सिखाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडे और बदमाश हैं। और आज देश के अंदर एक लोकतांत्रिक अधिकार बचा था, वोट डालने का अधिकार, मत डालने का अधिकार। अब आप देख लीजिए कि धमकी भरा खत दे रहे हैं, जनता को धमकी दे रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दिया उनको चिन्हित किया जाएगा और जेसीबी बुलडोजर मंगा ली गई है। यानी जेसीबी बुलडोजर का अर्थ है कि उनके घरों पे चढ़ाई जाएगी, जैसे विकास दुबे का घर ढाया गया और जो जितने लोग हैं उनका घर ढाया गया। आप एक बात बताइए, आप कहां है टी राजा जी? हम नहीं देते योगी जी को वोट, ना हम योगी जी को बोल रहे। आप ये बताइए मुझे कि आप हमारे घर पे जेसीबी गिरवाएंगे? क्यों गिरवाएंगे आप हमारे घर पे जेसीबी? आपने बनवाया है। इस देश के अंदर नेता, मंत्री और सांसद, वो आप ये देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तब उनके पास में छोटी सी संपत्ति होती है, जीतते ही लाखों करोड़ों और खरबों के मालिक हो जाते हैं, तो संपत्ति उनकी ढाई जानी चाहिए, ना कि इस देश की गरीब जनता की। और इस देश के लोकतंत्र में ये लीगल राइट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है। अब वो किसी टी राजा के कहने पे या डी राजा के कहने पे वोट नहीं देगा, वो अपनी मर्जी से वोट देगा। और आप होते कौन है? आप जनता को धमकाएंगे। जनता को धमकाने के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की जो है तुरंत इनकी जो एमएलए की सदस्यता है उसको रद्द किया जाना चाहिए। और सरकार अगर इन पे कार्रवाई नहीं करेगी तो आप समझ लीजिए कि सरकार गुंडे बदमाशों की सरकार है और सरकार आप लोगों को प्यार से नहीं, डरा और धमका के वोट लेना चाहती है। आप इतना बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर जो है आपके घर के पास पहुंच जाए? हमारे घर के बाहर बुलडोजर पहुंचवा के क्या करेंगे बताइए ना? अरे हमारे घर के बाहर जिस दिन बुलडोजर आएगी ना, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेता और मंत्रियों का काला चिट्ठा है ना, जब वो खुलेगा ना, जो मोदी जी कहते थे ना कि नोटबंदी के बाद काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, जो पता नहीं कौन से तकिए में डाल के सील दी है, वो बाहर नहीं निकली है, वो लिस्ट हम निकालेंगे। फिर अभी आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर जो घोटाला हुआ है मोदी जी के राज में, जी जो घोटाला हुआ 23,000 करोड़ का, उस पर हम आगे आ रहे हैं। लेकिन ये जो खुला खुला धमकी दी जा रही है और इस धमकी के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को जो मतदाता है उनको डराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। मतदाता को डराने की कोशिश नहीं, मतदाता को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। आप ये बात समझ लीजिए कि पहले हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की गई, वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। मंदिर और मस्जिद करने की गई, जो आपने मथुरा और काशी के अंदर देखा, वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा हिजाब को लाया गया, वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जनता जो है अब समझ रही है कि दंगे और फसाद अब चुनाव में नहीं चलेंगे। तो इन्होंने हर तरीके की कोशिश कर ली। तो अब इनके पास में क्या है, लास्ट औजार यही है कि भैया कनपट्टे पे तान के बंदूक ले लो भैया वोट, ये वही वाला हिसाब कर रहे हैं। तो ये जनता को डरा और धमका के वोट लेना चाह रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार और माइंडेड जनता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो जिस तरीके से ठाकुरवाद की राजनीति हो रही है, तो लगातार जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, लगातार दलित लोगों को परेशान किया जा रहा है, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है, शूद्र वैश्य सभी को परेशान किया जा रहा है, सभी धर्मों के लोगों को, जाति धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कभी इस देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे मुस्लिमों को परेशान किया जाता है, कभी इस देश के अंदर ब्राह्मणों को मर्डर किया जाता है, कभी दलितों की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, कभी जाट भाइयों के ऊपर डंडे और लाठी मारे जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए इनकी सरकार में हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्हीं की आड़ में घोटाले करवाने में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और बीजेपी के एक नेता है जो कहते हैं कि अगर मैं चुनाव जीत कर आया तो मुस्लिम तिलक लगाने लगेंगे। भैया आप एक बात मुझे बताइए कि मुस्लिम तिलक लगाए चाहे टोपी पहने, आपको उससे फर्क क्या है? आपको पंडित बनाया गया, मौलाना बनाया गया, आपको विधायक बनाया गया है? आप ये बताइए ना। अरे मैंने तिलक लगा रखा है, कल को अगर कोई मुस्लिम विधायक इस बात को बोले कि हम जीतेंगे तो सारे हिंदू टोपी लगाने लगेंगे, तो ये गलत बयान है, सांप्रदायिक बयान है। चाहे ये बयान एक हिंदू दे, चाहे एक बयान ये मुस्लिम दे, चाहे सिख दे, चाहे ईसाई दे, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। सीधी सी बात है। ऐसे एमएलए के ऊपर, विधायकों के ऊपर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आप समझ लीजिए कि सरकार इन लोगों को पूरा श्रेय दे रही है। और अगर कहीं पर भी सांप्रदायिक हिंसा या दंगे होती है तो सबसे पहले विधायकों को उठा के जेल में डाला जाना चाहिए।
अब हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर कि आपने घोटाला की बात जी। की है, जो अभी ताजा घोटाला सामने आया है जी। और एसबीआई घोटाला है, करीब 23,000 करोड़ का ये घोटाला है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? घोटाला भारत देश के सबसे पवित्र राज्य स्मार्ट सिटी गुजरात में से हुआ है, जिसका मोदी जी गुजरात मॉडल की लगातार दावा करते हैं। देख लीजिए गुजरात मॉडल के कैसे भगोड़े ले लेके पैसा भाग रहे हैं। ये पैसा किसका गया है? ये पैसा गरीब जनता का गया है। और चौकीदार साहब कहां सो रहे थे? अरे बड़े स्टेटस लगा रहे थे चौकीदार के लोग। अब सारे चौकीदार सो गए जब भगोड़े भागे। विजय माल्या के टाइम पे भी चौकीदार सोता रहा, ठीक है। उसके बाद में नीरव मोदी के टाइम पे भी चौकीदार सोता रहा, मेहुल चौकसी के टाइम पे भी चौकीदार सोता रहा। कम से कम अब तो जाग जाता चौकीदार। भैया अब तो चौकीदार के हाथ में पावर भी थी, अब चौकीदार ने उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि जब चौकीदार ही मिला हो इस सारे के सारे षड्यंत्र में, तो भैया एक बात बताइए, वो चौकीदार पकड़ेगा क्यों? आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें वो बैंक को लूटने के लिए चौकीदार ही आता है, और जैसे चौकीदार को आवाज लगाई जाती है चौकीदार आ जाता है। तो भैया जब बैंक लूटने में खुद ही चौकीदार का हाथ हो, तो चौकीदार कहां से लोगों को पकड़ेगा? आप चौकीदार बोले, इशारा किसकी तरफ है? ये चौकीदार जिसकी तरफ इशारा है, जो अपने आप को चौकीदार बन रहे थे, जो चौकीदारी करने में व्यस्त थे, उन्हीं की तरफ इशारा है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन्हों को चौकीदार जो बन रहे थे, जिन्होंने चौकीदार बनने का ठेका लिया था, उन चौकीदारों की तरफ निशाना है। बाकी जो हमारे देश के जो चौकीदार हैं, जो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड है, जो मेहनत और मजदूरी करते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुकात है? तो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती है। जी। योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बयान जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस देश में सरिया कानून जो है वो लागू नहीं होने देंगे, ये देश जो है संविधान से चलेगा, और जो लोग गजवाई हिंद का सपना देख रहे हैं जी, उनका सपना जो है कयामत तक पूरा नहीं होगा। कौन देख रहा है सपना? आपको सबके सपने भी सबके दिखने लग गए हैं? आपको सबके सपने दिख गए? बताइए ना, कौन देख रहा है सपना? सब सपना ये देख रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान की जो भूमि को चाइना ने कैप्चर किया है वो वापस आए। अब तो 56 इंच वाले भी खड़े हुए, तब भी वापस नहीं आ रहे। लोग सपना ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में अमन चैन शांति कैसे कायम हो। लोग सपने ये देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ पे बात की जाए। लोग इस बात के सपने नहीं देखते। अब योगी जी लोगों के सपने भी पढ़ने लगे तो क्या कर सकते हैं? कुछ ज्यादा ही अंतर्यामी हो रहे हैं क्या योगी जी? कहां से पढ़ रहे हैं सपने? सपने लोग देखते हैं देश के अंदर अमन चैन और शांति और प्रेम के। आप नहीं देखते पत्रकार ये सपना कि देश में शांति रहे? बताइए, देखते हैं नहीं देखते हैं? सभी देखते हैं। भारत देश में रहने वाली 133 करोड़ जनता यही सपना देखती है और सोचती है रात में सोते वक्त कि हे ईश्वर, अगर मंदिर में जाती है और मस्जिद में जाती है तो बोलती है कि हे ईश्वर, ए अल्लाह, मेरे घर में, मेरे वतन में शांति रहे, अमन रहे, मेरे देश में शांति रहे, मेरे देश के सभी लोग सुख शांति समृद्धि के साथ में रहे। यही दुआ मांगते हैं, यही वो मंदिर के अंदर मांगते हैं। ये कोई नहीं करता कि हमारे देश के अंदर लड़ाई हो, दंगे हो, फसाद हो। ये काम का ठेका आपने रखा है नेताजी। पश्चिम बंगाल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ वापसी की है। न सिर्फ वापसी की है, विपक्षी पार्टियों की सुबड़ा साफ कर दी। भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि बंगाल में जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में संभव है? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में जिन हिंदुओं का नाम लेते हैं, जिनका भगवा वस्त्र धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया। जिन हिंदुओं की बात करते हैं, उन हिंदुओं की बेटी के साथ, हाथरस में दलित की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। जिन हिंदुओं की बात करते हैं, उन सिखों को सरेआम मारा गया। जिन हिंदुओं की बात करते हैं, उन जाटों के ऊपर बेरहमी से लाठी और डंडे बांधे गए। आप क्या समझते हैं वो हिंदू इनको वोट देगा या मुसलमान इनको वोट देगा? जिस मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग की गई, जिस देश के अंदर तिलक और टोपी को एक बार फिर अनाथ किया गया, वो देश के लोग इनको वोट देने का काम करेंगे? वो देश के लोग इनका स्वागत जूते और चप्पल से करेंगे। ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे पत्रकार। बहुत बड़े तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करेगा ही, उनके समर्थक हैं। तो उनका तो कहना है कि हम लोग राष्ट्रवाद को देखते हैं, राष्ट्रवाद को देख करके वोट करेंगे। मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बता दूं, इस देश का विपक्ष एक मजबूत विपक्ष अब बनने जा रहा है। चाहे वो विपक्ष आप अखिलेश यादव के तौर पे कह लीजिए, चाहे वो विपक्ष आप प्रियंका गांधी के तौर पे कह लीजिए, चाहे आप वो विपक्ष मायावती के तौर पे कह लीजिए, चाहे वो विपक्ष आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ पे कह लीजिए, चाहे वो विपक्ष आप चंद्रशेखर रावण के तौर पर कह लीजिए, लेकिन ये सारे मिलके एक मजबूत विपक्ष टक्कर दे रहा है आप सरकार को। और ये विपक्ष जब एक होगा ना, तो इस देश के अंदर दंगे फसाद वाले लोगों को निश्चित तौर पर उखाड़ के फेंकने का काम करेगा।